हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं मस्त है, स्वस्थ है, पढ़ाई बहुत ही जबरदस्त कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल आप लोग एग्जाम नजदीक आ रहा है और लगभग 1 महीने का वक्त बचा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, 1 महीने का और वक्त बचा हुआ है। आज झारखंड बोर्ड परीक्षा 2023 में सबसे महत्वपूर्ण सवाल साइंस का आज हम लोग करेंगे। कमाल का सवाल, चलिए देख लेते हैं क्या है। विज्ञान क्लास 10 जितने सारे विद्यार्थी पढ़ रहे हो अभी 10th में बोर्ड एग्जाम देने वालों, आप सभी के लिए सबसे महत्वपूर्ण सवाल साइंस का लेकर आ चुके हैं। चलिए देखते हैं, ज्यादा सवाल है नहीं, छोटा छोटा वीडियो है ताकि आप लोग बोर ना हो। ठीक है, तो इसी प्रकार के छोटे छोटे वीडियो सब लोग तैयारी कीजिए ताकि बोरिंग भी नहीं होगा और तैयारी भी धमाल का होगा। चलो दोस्त शुरू करते हैं, देखते हैं क्या क्या सवाल है। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए और बोर्ड एग्जाम में 90% प्लस प्राप्त करने के लिए। चलो शुरू करते हैं। तो दोस्तों हमारा सबसे पहला सवाल है, चुंबकीय क्षेत्र की ऐसा मात्रक लिखिए जब एक चुंबकीय सुई को किसी धारावाही चालक के पास लाया जाता है तो वह विक्षेपित क्यों हो जाती है भैया? तो बताइए। देखिए क्या है, चुंबकीय क्षेत्र का जो ऐसा मात्रक होता है दोस्तों, एम्पियर प्रति मीटर और टेस्ला होता है। आप लोग को जो लिखना है लिखो, आपकी मर्जी। ठीक है। नेक्स्ट, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता धारावाही चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की मात्रा के समानुपाती होती है। मतलब क्या बोल रहा है, देखिए क्या बोल रहा है, जब भी चुंबकीय सुई को किसी धारावाही चालक ठीक है के पास लाया जाता है तो विक्षेपित क्यों हो जाती है। मान लीजिए ये धारावाही चालक है, इसमें करंट बह रहा है, इसमें हम किसी चुंबकीय सुई को ला रहे हैं। ठीक है, ऐसे मान लीजिए यहाँ पे एक सुई है, तो जैसे इसमें इसके करीब लाएंगे ना तो ये डिफ्लेक्ट इधर ऐसा दिखाएगा, दिशा मतलब दिशा ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा क्यों होगा? देखिए, क्योंकि दोस्तों जो धारावाही चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होगा ना, वो क्या होगा, जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के उस समानुपाती होता है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता धारावाही चालक में जो प्रवाहित विद्युत धारा होगा उसके समानुपाती होगा। समानुपाती होगा मतलब क्या, धारा जितना बढ़ेगा, ठीक है, मतलब चुंबकीय क्षेत्र का बल, चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव जितना बढ़ेगा धारा भी उतना अधिक बहेगा। ऐसे आप समझ लो ना कि इसमें धारा बह रहा है, इसमें करंट बह रहा है, तो जितना अधिक करंट बहेगा उतना अधिक इसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र डेवलप हो जाएगा। जितना स्पीड धारा बहेगा, जितना अधिक मात्रा में धारा बहेगा, उतना अधिक इसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र डेवलप हो जाएगा। तो क्या होगा, इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण ही चुंबकीय सुई विक्षेपित हो जाती है। क्योंकि दोस्तों जब ये तार में धारा बहेगा तो आसपास क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा, मतलब चुंबक जैसा व्यवहार करेगा। तो जब भी किसी चुंबकीय सुई को उसके पास लाएंगे तो उसको डिफ्लेक्ट करेगा ही भाई, अब क्षेत्र का तो प्रभाव होगा ही ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेटिनम सोना एवं चांदी का उपयोग आभूषण बनाने के लिए क्यों किया जाता है? भाई साहब, सोना का नाम सुन के ही सोना आता है ना। या देखो क्या है, प्लेटिनम सोना एवं चांदी का उपयोग आभूषण बनाने के लिए किया जाता है क्योंकि ये बहुत ही कम अभिक्रियाशील है तथा चमकदार भी होती है। बिल्कुल सही। अब देखो कभी जो सोने का गहना पहने हुए हो तो जंग लग जाता है, लड़की लोग तो ज्यादा पहनती हुई ना, कान का क्या बोलता है जो पहनती है, नाक का बाली पहनती है, एवं सोना का चमकदार है, बिल्कुल चमक नहीं घटता है ना, इसलिए सोना का दाम ज्यादा है। ऐसा नहीं तो लोहे का पहन लेता कान में, नाक में, 2 दिन बाद जंग लग जाएगा, फिर बोले ये लड़की कैसे पहनी है। तो इससे आप समझ सकते हो क्या, वो बहुत ही कम अभिक्रियाशील, अभिक्रिया ही नहीं करता है। ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा तब न उस पर जंग लगेगा, तो करता ही नहीं है। चमकदार भी बहुत ज्यादा होता है, चम 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 चमकता है। सबसे अधिक कठोर प्राकृतिक पदार्थ का नाम बताइए। तो सबसे अधिक कठोर प्राकृतिक पदार्थ दोस्तों है तो वह है हीरा। ठीक है, हीरा प्रकृति में उपस्थित सबसे कठोर पदार्थ है, समझ रहे हो। नेक्स्ट, निम्नलिखित यौगिकों की संरचनाएं बनाए। तो दोस्तों इसकी संरचना बनाने बोला आप लोग को, संरचना कैसे बनाओगे, तो जैसे CH3 है तो C है, इधर एक हाइड्रोजन होगा, इधर एक हाइड्रोजन, इधर एक हाइड्रोजन, ठीक है, इधर एक O होगा, इधर एक H हो जाएगा। तो बस ये हो गया इसका संरचना। ए भाई साहब क्या कर रहा है तू, अभी उठ उठ। चलो देखो, ये हो गया हाइड्रोजन, ये हो गया हाइड्रोजन, ये हो गया हाइड्रोजन। तो ये CH3OH का संरचना हुई। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना अगर बोलेगा तो इलेक्ट्रॉन दिखाना पड़ेगा, उसमें नहीं बोला है तो अभी सिर्फ संरचना बोला है, मैंने संरचना बना दिया। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्या है, HCHO का। तो HCHO का ऐसा होगा दोस्तों, C डबल बॉन्ड O हो जाएगा और यहाँ पर एक H होगा और यहाँ पर एक H हो जाएगा, तो HCHO हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है दोस्तों, नेक्स्ट आप लोगों का है एसिटिक अम्ल। तो एसिटिक अम्ल CH3, तो 2 कार्बन है, 2 कार्बन लिख दो। क्या यहाँ पर 3 H, तो 3 H दे दी, यहाँ पर एगो H हो गया, एगो H, 2 H हो गया, 3 H हो गया। और क्या बोला है, O डबल OH, तो यहाँ पर O दे दो को, यहाँ पर डबल बॉन्ड O हो जाएगा, यहाँ पर H हो जाएगा। ठीक है, ये दोस्तों आप लोगों का कार्बन और उसके यौगिक चैप्टर से है। ठीक है, तो जब कार्बन को हमेशा 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, देखो यहाँ एक मिलेगा, यहाँ एक मिलेगा, यहाँ एक, यहाँ एक, इसका अपना है, और यहाँ एक, यहाँ एक, यहाँ एक और यहाँ एक। ठीक है, इस कार्बन से ये 4 शेयरिंग कर लेगा, इस प्रकार इसका 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, अष्टक पूरा कर लेगा, और उसी को बॉन्ड के द्वारा ऐसे दर्शाया जाता है। सिंपल सी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, क्या होगा यदि हम पोषी स्तर के सभी जीवों को समाप्त कर दें? भाई साहब, अगर आप पोषी स्तर के सभी जीवों को समाप्त कर दोगे तो क्या ही होगा, देखो क्या होगा।
यदि हम एक पोषी स्तर के सभी जीवों को समाप्त कर दे तो उसके अगले स्तर के जीव भी धीरे धीरे समाप्त होने लगेंगे। इसी प्रकार उन जीवों के एक पहले के स्तर के जीवों की संख्या बढ़ जाएगी और आहार श्रृंखला का संतुलन खराब हो जाएगा। नहीं आया ना समझ में? अब समझो क्या होता है। क्या बोल रहा है कि यदि हम पोषी स्तर के एक पोषी स्तर के सभी जीवों को समाप्त कर दे, ठीक है, आप ऐसे करके जस्ट एग्जांपल के तौर पर समझ लो बकरी और शेर का, ठीक है भाई साहब। बकरी को यहाँ पर, बकरी जितनी सारी बकरियां हैं सबको हम हटा दिए, ठीक है, जितनी सारी बकरियां, मतलब एक पोषी स्तर का हम चीजों को, जितने सारे शाकाहारी है, अब बकरी को ले लो, जितने सारे शाकाहारी जीव है सभी को हम यहां से हटा दिए, ठीक है। अब शाकाहारी जीव पर कौन निर्भर है? भाई साहब आपका शेर निर्भर है, ठीक है, और भी बहुत सारी चीज, कुत्ते इधर उधर सब निर्भर रहते हैं, ठीक है, मतलब मेनली शेर निर्भर है। तो जितने सारे शाकाहारी जीवों को आप हटा दोगे ना, जितने सारे शाकाहारी जीवों को आप हटा दोगे, आप सोच सकते हो, मतलब आप पूरे दुनिया से शाकाहारी जीव को हटा देते हो, मतलब बकरी को हटा देते हो, मतलब जीव मतलब वही जानवर को हटा देते हो, ठीक है। तो क्या होता है, बकरी जितने बकरी है, उसके बाद गाय है, बैल है, या उसके बाद भेड़ है, सबको आप हटा देते हो, किसी को नहीं रखते हो। तो क्या ये जो बकरी घास खाती थी, सोचो उन घासों का क्या होगा? भाई साहब जंगल हो जाएगा, जंगल, समझ रहे हो, आसपास आप घर से निकल नहीं पाओगे, ठीक है, इतना जंगल हो जाएगा, बड़े बड़े एकदम झाड़, क्योंकि जितने शाकाहारी जीव क्या हो, जंगल घास फूस पर निर्भर है। और क्या होगा, ये शेर बकरी को खाता था, तो ये शेर भी धीरे धीरे मरने लगेंगे, इसका भी कहानी खत्म। और ये भाई साहब उग्र रूप से बढ़ेगा, क्योंकि इसको तब खाने वाला कोई नहीं रहा, घास बोलेगा मैं ताकतवर, सबसे ताकतवर, मुझे कौन खाएगा, बकरी चल गया घर। तो अब क्या होगा, इस प्रकार से पूरा वातावरण का संतुलन बिगड़ जाएगा, समझ रहे हो। ये तो पूरा खत्म हो गया, बकरी तो हम लोग खत्म कर दे, क्या हो गया, शेर खत्म हो गया, जो मांसाहारी जीव था वो खा नहीं पाएंगे इन लोगों को, तो खत्म हो जाएगा। अगल जो इसके घास है, जो बकरी खाती थी, जो भी घास उस, वो बढ़ने लगेगा, मतलब अलग रूप से, ठीक है। तो ये चीज हो जाएगा। तो ये लिखा है कि अगले स्तर के जीव भी धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे, जैसे शेर समाप्त हो जाएंगे, इसी प्रकार उन उन जीवों के एक पहले स्तर के जीवों की संख्या बढ़ जाएगी, जैसे घास फूस जो भी खाता था वो सब बढ़ जाएगा और आहार श्रृंखला का संतुलन खराब हो जाएगा। भाई साहब आप कचरा प्रबंधन की समस्या कम करने में क्या योगदान दे सकते हैं कि दो तरीकों का वर्णन कीजिए। तो देखिए, हम कचरा प्रबंधन की समस्या कम करने के लिए विभिन्न तरीकों के योगदान दे सकते हैं। दो तरीके निम्नलिखित हैं। पहला तरीका क्या है, अजैव निम्नकरणीय पदार्थों का कम से कम उपयोग करना चाहिए। अजैव निम्नकरणीय पदार्थ मतलब प्लास्टिक हो गया, मतलब जो गलेगा नहीं, सड़ेगा नहीं, मिट्टी में नहीं मिलेगा। बोलता है ना मैं तुझे मिट्टी में मिला दूंगा, भाई साहब प्लास्टिक को बोल के देखो मैं तुझे मिट्टी में मिला दूंगा, प्लास्टिक खुद बोलेगा मुझे कौन मिलाएगा। तो प्लास्टिक कभी मिट्टी में नहीं मिलता है, करोड़ों मतलब बहुत सारे वर्ष लग जाते हैं। तो अजैव निम्न के जो पदार्थ है उसका कम से कम उपयोग हम लोग करेंगे, प्लास्टिक का जो उपयोग है कम से कम करेंगे, ठीक है। अजैव निम्नकरणीय पदार्थों जैसे प्लास्टिक का पुनर्चक्रण करके उसे फिर से प्रयोग किया जा सकता है। मतलब ऐसा कि कुछ प्लास्टिक का सामान आ गया तो उसको हम दे दिए पुनर्चक्रण जहाँ फैक्ट्री है, और वो खुद फिर से कुछ प्लास्टिक वाला चीज तैयार कर लिया, उसको फिर से यूज कर लिया, मतलब नया प्लास्टिक और उत्पन्न नहीं हुआ। तो ये चीज करके हम लोग दोस्तों क्या कर सकते हैं, कचरा प्रबंधन को कम कर सकते हैं। नहीं तो प्लास्टिक जहां फेंकोगे वहां कचरा जमा हो जाएगा। भाई साहब प्लास्टिक को मिटाने वाला दुनिया में कोई अभी पैदा नहीं हुआ। नेक्स्ट देखो, एकल जीव द्वारा उपार्जित लक्षण सामान्यतः अगली पीढ़ी में वंशानुगत नहीं होते। क्यों? देखो, एक जीव द्वारा उपार्जित मतलब एकल जीव द्वारा उपार्जित लक्षणों जैसे कि लंबे नाखून, मांसपेशियां आदि में किसी प्रकार का अनुवांशिक पदार्थ, जीन व गुणसूत्र नहीं पाया जाता। क्या बोल रहा है कि एकल जीव द्वारा उपार्जित लक्षण सामान्य अगली पीढ़ी में वंशानुगत नहीं होते। एकल जीव द्वारा उपार्जित लक्षण मतलब क्या? मतलब ऐसा लक्षण जो अगली पीढ़ी में, मतलब क्या बोल रहा है, ऐसा लक्षण, कौन सा लक्षण? जैसे आपका नाखून हो गया, ठीक है, उसके बाद के मांसपेशी हो गया। तो वही चीज बोल रहा है कि एकल जीव द्वारा उपार्जित लक्षण जो होते हैं, जैसे नाखून का लक्षण हो गया, मांसपेशी हो गया। अब ऐसा तो नहीं कि आपके पिताजी का नाखून था आपका जैसा था आपका नाखून भी वैसा ही होगा। ऐसा तो नहीं कि आपका पिताजी का बॉडी सॉडी था, बिल्कुल बॉडी बिल्डिंग थे तो आप भी बॉडी बिल्डिंग निकलोगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो यही बोला है कि बिल्कुल ये नहीं होता है, अगली पीढ़ी में वंशानुगत नहीं होते हैं, ठीक है। इनका क्या होता है, क्यों? क्योंकि आदि में किसी भी प्रकार का अनुवांशिक पदार्थ, जीन व गुणसूत्र नहीं पाया जाता है। नाखून में इसमें कोई गुणसूत्र पदार्थ नहीं पाया जाता। यही कारण है कि उपार्जित लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित अथवा वंशानुगत नहीं होते हैं। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में सामान्य तौर पर वही लक्षण स्थानांतरित होते हैं जिनका अनुवांशिक आधार जीन अथवा गुणसूत्र होता है। जिनमें क्या होता है, अनुवांशिक आधार होता है, क्या होता है, गुणसूत्र होते हैं, ठीक है। चेहरा थोड़ा बड़ा मिलता है ना, कलर बहुत सारा मिल जाता है, रंग हो जाता है बहुत सारा मिलता है, तो ये ठीक है।
यही चीज़ है, अगला सवाल और नहीं है, और ये आप लोग का दोस्तों इंपॉर्टेंट सवाल था, अच्छे से देख लीजिए। इसी प्रकार के छोटे छोटे वीडियोस आप लोग देखोगे, बोर भी नहीं होगे, पढ़ोगे मस्त तरीके से और एग्जाम में नंबर लाओगे मस्त तरीके से, बोर्ड एग्जाम में जाके सब पढ़ोगे। तो बस इतना पढ़ाया, अच्छे से पढ़ो और बहुत सारे सवाल आएंगे। अभी तो जस्ट कारवा शुरू हुआ है, अभी तो जस्ट ये पोस्टर है, आगे देखो होता है क्या। ठीक है, तो बस पढ़िए, मन लगाकर पढ़िए और फोड़ दीजिए बोर्ड परीक्षा। चलिए, लव यू ऑल दोस्तों, थैंक यू ऑल ऑफ यू, इतना ही। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।